हेलो दोस्तों, बिगनर्स में आपका स्वागत है। कल की और आज की 12, वो 11 और 12 इन दोनों के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु ढांचागत कौशल का प्रतीक और विकसित भारत का प्रतिबिंब है। ये अटल सेतु है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में देश की ताकत और विकसित भारत के प्रतिबिंब का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई में देश के सबसे बड़े पुल अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी नहवा शेवा अटल सेतु और एक बड़ी बुनियादी परियोजना के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2016 में अटल सेतु की आधारशिला रखी थी। अटल सेतु का उद्देश्य मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विशेषकर मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़ में संपर्क सुविधा में सुधार करना है। इस पुल से सिवरी और नाहवा शेवा के बीच यात्रा समय 2 घंटे से घटकर सिर्फ 20 मिनट रह जाएगा। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के शेष हिस्सों का रास्ता भी छोटा हो जाएगा। सरकार अगले 2 महीनों में देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेगी। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की कि उनका मंत्रालय अगले 2 महीनों में खेल इंडिया योजना के तहत देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा परिकल्पित खेल महोत्सव खासदार क्रीड़ा महोत्सव के छठे संस्करण का उद्घाटन आज श्री ठाकुर ने नागपुर के यशवंत स्टेडियम में किया। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। खेलों के लिए बजट आवंटन पर जोर देते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पहले खेल बजट सिर्फ 800 करोड़ रुपए का था। अब केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 3200 करोड़ रुपए यानी 4 गुना कर दिया है। श्री अनुराग ठाकुर ने देश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ साल पहले देश में खेल के अनुकूल माहौल नहीं था, लेकिन अब भारत में एशियाई खेलों में पदकों का शतक पूरा कर कीर्तिमान स्थापित किया है। महाराष्ट्र के पारंपरिक खेल जैसे मलखंभ के साथ-साथ देश के अन्य पारंपरिक खेलों को राष्ट्रीय और खेलो इंडिया खेलों का हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इन पारंपरिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने और ओलंपिक में भी इन खेलों को स्थान दिलाने का प्रयास किए जाएंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में आज फसल कटाई का त्योहार लोहड़ी मनाया जा रहा है। देश भर में आज लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लोहड़ी को सर्दी की लंबी रातों का अंत माना जाता है और यह गर्मी के लंबे दिनों का स्वागत करता है। यह गन्ने की कटाई से जुड़ा हुआ पर्व है। पंजाब के गांवों में लोहड़ी गन्ने की फसलों की कटाई के बाद मनाई जाती है। गन्ने के ताजे रस का उपयोग खीर और गुड़ बनाने में होता है। यह त्योहार सामाजिक सद्भावना और एकता का प्रतीक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के नए कानूनों पर रोक लगाने से इनकार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के चयन पैनल से भारत के प्रधान न्यायाधीश को हटाए जाने संबंधी नए कानून पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यों की पीठ ने कांग्रेस नेता जय ठाकुर और संजय नारायण राव मेश्रम की याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नया कानून शक्ति विभाजन की अवधारणा के विपरीत है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का गांधीनगर में समापन 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता संभालने के दौरान भारत दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। गांधीनगर में महात्मा मंदिर पर आयोजित 10वीं वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन VGGS के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है और वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की इस लक्ष्य की प्रशस्त करेगा। राष्ट्रीय युवा दिवस राष्ट्रपति प्रधानमंत्री युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक नेता और सुधारक थे, जिन्होंने भारतीयों को उनकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराया। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण, मानवता की सेवा
तथा पश्चिमी देशों तक भारतीय दर्शन के प्रसार के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद को हजारों हजार नमन। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा और उत्साह से परिपूर्ण स्वामी विवेकानंद ने के विचार और संदेश युवाओं को हमेशा कुछ विशेष करने को प्रोत्साहित करते रहेंगे। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर तट पर नई पीढ़ी का आकाश मिसाइल सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। कहाँ पे किया है ये? ओडिशा के चांदीपुर तट पर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान ओडिशा के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण परिसर से बहुत ही कम ऊंचाई वाले मानव रहित लक्ष्य पर निशाना साधा गया। इस मिसाइल प्रणाली द्वारा निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेजा गया और उसे नष्ट कर दिया गया। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल प्रणाली आधुनिक तरीके से तैयार की गई है और यह नवीनतम तकनीक से सुसज्जित है, जो तेज गति से हमला करने में सक्षम है। मिसाइल के सफल परीक्षण ने इसके सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में आज 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया है। युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। 5 दिनों के महोत्सव की थीम मेरा भारत विकसित भारत 2047 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। इस दौरान विभिन्न राज्य अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इस वर्ष प्रमुख शहरों और 750 जिला मुख्यालयों में सड़क सुरक्षा जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तक कुल 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी किया ऑडियो संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान शुरू किया है। श्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक ऑडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले समूचा राष्ट्र श्री राम भक्ति के अद्भुत माहौल में डूबा है। इसी क्षण को ईश्वरीय आशीर्वाद बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भाव विभोर हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में पहली बार इस तरह की अनुभूति से गुजर रहे हैं और एक अलग प्रकार का भक्ति भाव महसूस कर रहे हैं। गुवाहाटी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य और परिसर कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज गुवाहाटी में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के नए परिसर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा भी उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दूरसंचार विभाग ने फर्जी इनकमिंग कॉल और साइबर अपराध और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए अभियान शुरू किया है। दूरसंचार विभाग ने फर्जी इनकमिंग कॉल और साइबर अपराध और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए अभियान शुरू किया है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे फर्जी कॉल आने पर सतर्क रहें। इन कॉलों में लोगों से *401# दबाने के बाद कोई अज्ञात मोबाइल नंबर डायल करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद कॉल संबंधित व्यक्ति के पास आने वाली कॉल अज्ञात मोबाइल नंबर पर मिलने लगती है और धोखाधड़ी की संभावना बन जाती है। विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से कहा कि वे अपने ग्राहकों से *401# डायल नहीं करने को कहें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गिफ्ट सिटी 247 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण से साकार करने का प्रवेश द्वार होगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने गिफ्ट सिटी पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए सुश्री सीतारमण ने कहा कि भारत को 2047 तक $30 ट्रिलियन अमेरिकी की अर्थव्यवस्था बनने में मदद करने के लिए गिफ्ट सिटी एक विविध फिनटेक प्रयोगशाला का निर्माण करेगी और ग्रीन क्रेडिट व्यापार के लिए एक मंच विकसित करेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक वित्त तक भारत के उद्यमों की पहुंच के लिए गिफ्ट सिटी का डिजाइन किया गया है। अयोध्या और अहमदाबाद के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल माध्यम से अयोध्या और अहमदाबाद के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया।
इस उद्घाटन के साथ अहमदाबाद से अयोध्या तक सप्ताह में 3 सीधी उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा, अयोध्या और अहमदाबाद के बीच सीधी उड़ानों से दोनों शहरों के बीच हवाई संपर्क को और बढ़ावा मिलेगा। सेना अध्यक्ष सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा, उत्तरी सीमा पर स्थित स्थिर लेकिन अभी भी संवेदनशील है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने आज कहा कि उत्तरी सीमा पर स्थिर स्थिर लेकिन अब भी संवेदनशील बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत निरंतर राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत कर रहा है और देश किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जम्मू कश्मीर में वर्तमान सुरक्षा स्थिति पर सेना अध्यक्ष ने कहा कि घाटी में स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन राजौरी और पुंछ क्षेत्र में स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्ष में 45 आतंकियों का खात्मा किया गया है। पिछले वर्ष आतंकियों की घुसपैठ की 5 कोशिश नाकाम की गई है। फिर आ जाते हैं हम इंटरनेशनल न्यूज। फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार ने विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की है। फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार एनुअल बॉन ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विभिन्न मुद्दों पर भारत और फ्रांस के विचार समान हैं। बांग्लादेश में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर ढाका में राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। बांग्लादेश में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आज राजधानी ढाका में राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर द्वारा आयोजित इस समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वामी जी से संबंधित स्मरणों पूर्वी बंगाल में स्वामी जी विषय पर एक फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लश्कर ए तैयब के सदस्य हाफिज अब्दुल सलाम भूटावी की मौत की पुष्टि की। यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रेस नोट जारी कर मुंबई आतंकी हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयब के सदस्य हाफिज अब्दुल सलाम भूटावी की मौत की पुष्टि की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से टेलीफोन पर बातचीत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से टेलीफोन पर बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा, उन्होंने दुनिया की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया है और क्वाड सहित भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग पर चर्चा की है। अब आ जाते हैं राज्य समाचार। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज शाम आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर हमला किया है। 11 जनवरी की जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के खानेतार इलाके में आज शाम आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर हमला किया। दिल्ली में कल से उत्तराखंड के लोक पर्व उत्तरायणी के अवसर पर 9 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन की घोषणा की गई है। दिल्ली के कला एवं संस्कृति मंत्री सौरभ भारद्वाज ने राजधानी में कल से उत्तराखंड के लोक पर्व उत्तरायणी के अवसर पर 9 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की घोषणा की है। इस मौके पर श्री भारद्वाज ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों के दिलों से जुड़ी इस परंपरा को और खुशी के त्योहार को पूरे जोश के साथ मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। मिशन 60,000 की घोषणा। इस मिशन के अंतर्गत 60,000 युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिशन 60,000 की घोषणा की है और कहा है कि अगले कुछ महीनों में इस मिशन के अंतर्गत 60,000 युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन युवकों के परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होगी, वे इस योजना से लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ महीनों में ग्रुप सी और डी के पदों के लिए 60,000 भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज कुरुक्षेत्र में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय विवेकानंद युवा महासम्मेलन को संबोधित करते हुए घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने 19वीं सदी में देशवासियों में स्वाभिमान और गौरव की लौ जलाई, उसी तरह 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के गौरव और गरिमा को बढ़ा रहे हैं। एनडीएमसी ने स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के सबसे स्वच्छ शहर का 7वां स्थान हासिल किया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने आज स्वच्छता सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ शहर का 7वां स्थान हासिल किया। एनडीएमसी ने पिछले साल के 9वें पायदान के मुकाबले 2 स्थान की बढ़ोतरी कर इस वर्ष 7वां पायदान हासिल किया है। एनडीएमसी को सर्वेक्षण की पुरस्कार सभा में 5 स्टार कचरा मुक्त शहर और केंद्र शासित प्रदेश के भीतर सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार भी मिला है।
एनडीएमसी ने वादा करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगले साल वह शीर्ष 3 शहरों में रहने का प्रयास करेगी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ी है। दिल्ली की अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी। इस बीच अदालत ने सह अभियुक्त सर्वेश मिश्रा, जो संजय सिंह के करीबी सहयोगी हैं, को अंतरिम जमानत दे दी और नियमित जमानत के लिए उनकी याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। फिर आ जाते हैं बिजनेस न्यूज। दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत ऋणदाताओं को उनके कुल दावों का 32% मिल चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत ऋणदाताओं को उनके कुल दावों का 32% मिल गया है। मुंबई में एक सम्मेलन में मुख्य भाषण में श्री दास ने कहा कि आईबीसी 2016 में प्रभावी हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, डिजिटल मुद्रा अपनाने से विदेशों में तेज, कुशल और किफायती भुगतान संभव होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, हाल के वर्षों में अभूतपूर्व चुनौतियों से भारतीय बैंकिंग सेक्टर मजबूत बनकर उभरा है। आज मुंबई में मिंट बीएसएफआई सम्मेलन में श्री दास ने कहा, बैंकिंग क्षेत्र देश की विकास गाथा को समर्थन देने के अनुरूप कार्य कर रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ है। वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के संग्रह में से लगभग 17% अधिक है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह संग्रह 23-24 के लिए प्रत्यक्ष कर के कुल बजट अनुमान के 80% से अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि कॉर्पोरेट आयकर संग्रह में 8.32% और व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 26% से अधिक की वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 2,48,000 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया जा चुका है। अब आ जाते हैं हम स्पोर्ट्स न्यूज। टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता 2024 आज से नीदरलैंड के विक्स ऑन जी में शुरू हो रही है। टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता 2024 आज से नीदरलैंड्स में के विक्स ऑन जी में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट का पहला दौर भारतीय समय के अनुसार कल शनिवार को रात 8:30 बजे शुरू होगा। भारत की तरफ से आर प्रज्ञानंद, विदित गुजराती और डी गुकेश भाग लेंगे। टूर्नामेंट में मास्टर्स और चैलेंजर्स प्रतियोगिताएं होंगी। चैलेंजर्स में सफल होने वाले खिलाड़ी अगले वर्ष मास्टर्स खेलने के लिए पात्र हो जाएंगे। शतरंज का विलंबन कहे जाने वाले इस टूर्नामेंट में विश्व के माने जाने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसी के साथ समाचार होते हैं समाप्त। हम मिलेंगे कल।